अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासत रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नीरम चौधरी। आज बात करेंगे प्रोग्राम सियासत रियासत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में वफाक इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया है। इमरान खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नादरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट डालने का तरीक़ाकार बनाए, इलेक्शन कमीशन और दीगर को ओवरसीज पाकिस्तानियों को दी गई वोट की सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन को नादरा को फंड फराहम करने का हुक्म दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम को गैर आईनी करार दे। याद रहे कि कौमी असम्बली ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग से मुतालिक साबिक हुकूमत की तरामीम को खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया। वजीर कानून सेंटर आजम नजीर तारड़ को एवान में इजहार ख्याल जो उन्होंने किया, उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात करवाने की जो तरमीम की गई, ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन में बहुत से एतराजात उठाए। मुल्क के ज़र मुबादला में एक बड़ा हिस्सा, नाज़रीन आपको बताते चले, समुद्र पार पाकिस्तानियों का है, जिसके बावजूद उन्हें हक़ राय दही से महरूम रखना और ऐवान बाला और ज़ेरे में उनकी नुमाइंदगी का ना होना सियासी पंडितों के लिए बायस तशवीश है या नहीं। ताहम अपनों से दूर दियार गैर में शबो रोज मेहनत करने वालों में इस हवाले से खासी तशवीश भी पाई जा रही है। मामलात आखिर क्या रुख इख्तियार करें, क्या उन्हें हक मिल सकेगा यानी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुसूसी तौर पर वक्त लिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। क्या मुल्क की बड़ी अदालत इस हवाले से फैसला आप क्या समझती हैं कि क्या दे सकेगी? क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम गैर आईनी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट के अंदर इस हवाले से लॉबिंग क्यों की नहीं की थी, वहां मैदान क्यों खुला छोड़ा? नहीं, आपका इंट्रो में सारी बातें सामने आ गई हैं। सबसे पहली बात आपने दुरुस्त फरमाया कि इमरान खान साहब के पास 135 कौमी असम्बली के मेंबरान मौजूद थे। अगर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से कौमी असम्बली में मौजूद रहते तो इस तरह की जो तरामीमें हुई हैं जिस पर आज इमरान खान साहब को एतराज़ात हैं, और उनका एतराज़ात वैसे तो एकेडमिक लिहाज से दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि ये अगर कौमी असम्बली में मौजूद होते तो ये कानून साजी नहीं हो सकती थी। अब जहाँ तक है कि मामला ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के बारे में, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, इसलिए कि अब कानून साजी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनके बारे में अपना कोई किसी किस्म का ऑर्डर पास करने से गुरेज करेगी। वो ये कहें, मिस्टर इमरान खान, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से कौमी असम्बली में क्यों नहीं बैठे? आपने तो इस्तीफे दे दिए। जब आपके इस्तीफे दे दिए तो आपका ताल्लुक क्या है? वो क्या कानून साजी हुई है या नहीं हुई है, इसमें आपका क्या दखल है? आपके क्या ताल्लुक है आपका जी? तो फौरी तौर पर ये सवाल करेंगे, उसको करना भी चाहिए। शायद वो आपका प्रोग्राम देख रहे हो तो करना भी चाहिए कि जनाब आप 135 मेंबरान कौमी असम्बली से आपने इस्तीफे ले लिए जबरदस्ती और उनको घर भेज दिया। अब हमारे पास आप आ गए जी मेरी आदम मौजूदगी में कानून साजी होगी। कानून साजी दुरुस्त नहीं है, मानते हैं वो फ्रेंडली अपोजिशन है, फ्रेंडली गवर्नमेंट है, तो उन्होंने अपनी मर्जी के कर ली। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगी उनसे कि आपने कौमी असम्बली से इस्तीफा क्यों दिया? आपको किसने अथॉरिटी दी थी कि आप इस्तीफा दे दें? आप 2.25 करोड़ वोटरों की आपने तौहीन की है, आपने वो जिन्होंने आपको इलेक्ट करके कौमी असम्बली में भेजा। दूसरी बात यह कि जमहूरी मुल्कों में अदम इत्मीनान की तहरीकें चलती रहती हैं। आज का प्राइम मिनिस्टर, कल का लीडर ऑफ द अपोजिशन, जब इलेक्शन हो तो मुमकिन है लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस। ये खेल है, गेम है कौमी असम्बली की, पार्लियामेंट की। तो इसमें इन्होंने जो इस्तीफा दे के जो बाहर आ गए तो सुप्रीम कोर्ट जो है मेरे ख्याल में सवाल पूछेगी, और ऐसा सवाल पूछेगी कि इनको पसीने आ जाएंगे। ये जो दोनों तहरीक पेश किए सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगी, इमीडिएटली खारिज हो जाएगी, क्योंकि वो पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन में कानून साजी हुई है और ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये असूल है, वो तरीक़ेकार है, कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो मुदाखलत नहीं करते। ठीक है, लेकिन आपने कहा है कि चैप्टर क्लोज हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को सियासत करने का क्या हक हासिल है? मुतादिद पार्लियामेंटेरियन भी दोहरी शहरियत के हामिल हैं, उनको सियासी जमातें असासा करार देती हैं, मगर ये लोग भी समुद्र पार पाकिस्तानियों की आवाज़ नहीं उठाते। आप क्या समझते हैं इसकी बड़ी वजह क्या है? पहली बात ही मैं आपकी तशरीह कर दूँ, वजाहत भी कर दूँ, मौजूदा हमारी पार्लियामेंट में किसी के पास भी ड्यूल नेशनलिटी नहीं है।
ड्यूल नेशनलिटी जिसके पास छिपाई हुई है, अगर कहीं एक्सपोज हो जाए तो इमीडिएटली जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जैसे फैसल वाडा को डिस्क्वालीफाई कर दिया था हयात, तो उनके पास 2 शहरियत थी, उन्होंने हक छिपाए थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की हुई है, वो देख लेंगे। अभी तक 6 महीने तो हो गए हैं, उसकी जगह सेनेटर भी बन गए अपने निसार खोड़ू साहब। तो ये मामला ऐसे नहीं है, आसानी समझ रहा है, लेकिन आसानी 2 रखने वाले हमारी कौमी असम्बली पार्लियामेंट में नहीं है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी में है, कोई तकरीबन जैसे खबरें आ रही हैं कोई 3-4 हज़ार है, और ब्यूरोक्रेसी के लिए तो रियात मुराद है ऐसा कि ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जो है वो इसकी इजाज़त नहीं है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है, और किसी स्टेज पे पता चल जाए तो वो ताहयात नाइल हो जाते हैं। आपने कहा है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन के पास नहीं है, और अगर पता चल जाए, फैसल वावडा का आपने हवाला दिया, लेकिन जो अहम पॉइंट है, अहम सवाल है कि जो भी जमात इक़्तिदार में आती है मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन पैसे भेजने और सरमायाकारी करने पर राग़िब भी करते हैं, और उन्हीं की सरमायाकारी से मईशत मजबूत भी होती है, लेकिन उनके हवाले से फिर ये दोहरा मेयार क्यों अपनाया जाता है? कुंवर दिलशाद साहब, ये दुरुस्त है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को जितनी मराद इमरान खान साहब ने दी है, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोल दिए। ये पहली दफ़ा ये क्रेडिट जाना चाहिए इमरान खान साहब को। तो दूसरी बात, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बैंक अकाउंट की इजाज़त दे दी, जिससे ये हुआ कि वहाँ से करोड़ों डॉलर जो हैं अपने अकाउंट में जमा हो गए। उन्हें पता है ये हमारा अपना अकाउंट है, हम जब चाहें विड्रा कर लें, जब चाहें तकसीम कर दें, तो दिया पेशदारों को दे दें। लेकिन ये बहुत बड़ा इन्होंने कदम उठाया इमरान खान साहब ने कि इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त दे दी, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त दे दी, उनकी प्रॉपर्टी की जमानत भी दे दी, कोई कब्जा ग्रुप जो है आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करेगा। ये बड़े कदम उठाए हैं इमरान खान साहब ने, ये हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मसला ये है, जैसे कि आपने कहा है कि ये इनको वोट देने का हक जो है, आप हैरान होंगी, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। वो कहते हैं अगर आपको वोट कास्ट करना है, आप अपने मुल्क में आए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं, अपना वोट कास्ट करें, वापस चले जाएं। ये नहीं हो सकता कि हम आपके लिए कोई इंटरनेट बैलेटिंग करें या कोई पोस्टल बैलेट करें या इस तरह, ये हम नहीं, इसका उन्होंने किसी मुल्क दुनिया में कहीं भी इजाज़त नहीं है इसकी। ठीक है, आपका कह रहे हैं कि किसी भी मुल्क में नहीं है, तो पाकिस्तान भी उसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। मईशत को मजबूत करने के लिए उनसे सरमाया भेजने के हवाले से तो बात की जा सकती है, लेकिन वोट का हक उन्हें कभी भी नहीं मिल सकता। हम इंडिया में देखें, इंडिया में 2.5-3 करोड़ इंडियन जो है गैर मुल्की तारिक वतन है, और वो खरबों डॉलर भेजते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा जी हमें वोट का हक दिया जाए। अपने खरबों डॉलर अपने मुल्क में भेजें, इन्वेस्टमेंट करें, कारखाने लगाएं, घर बनाएं, जदादे बनाएं, सब कुछ करें। तो ये क्या मतलब है? ये तो हमारे ऊपर तो एहसान नहीं कर रहे, अपने खानदान पे कर रहे हैं, अपने फैमिली पे कर रहे हैं। तो वो तो सारा पैसा दे रहे हैं, दुनिया भर में लोग देते हैं। तमाम दुनिया के बांग्लादेश के तकरीबन 1.5-2 करोड़ बांग्लादेशी जो हैं वो दुनिया भर में छाए हुए हैं, पैसा भेजते हैं। आज बांग्लादेश में 75 अरब डॉलर का उनके पास है स्टेट बैंक में, लेकिन उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा जी हमें वोट हक दिया जाए। ना कि सियासत जमात ने कहा कि ठीक है जी आपने मुल्क में दे रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं, अगर वोट का आपको शौक है मुल्क में आए, वोट देकर चले जाए। ये तो हमारे मुल्क में इन्होंने एक अजीबो गरीब एक आधा बटेर किया हुआ है ना। कुंवर दिलशाद साहब, हर मुल्क के सियासत के उसूल और तर्ज सियासत मुख्तलिफ है। आपने कहा कि अपने खानदान वालों पर एहसान करते हैं, अपने लोगों पर, अपनी फैमिली पर एहसान करती है, तो वो जो फैमिली और लोगों के लिए पैसे भेजती हैं और वहाँ पे जहाँ पे कारोबार होता है वो मुल्क पाकिस्तान है, तो अगर पाकिस्तानियों के पाकिस्तान के अंदर वो पैसा आता है तो क्या उनका ये राइट भी नहीं बनता कि वो अपने वोट के जरिए हुक्मरान को मुंतखब कर सकें कि ये हुक्मरान जो पाकिस्तान की बेहतर अंदाज में बागडोर संभाल सके? ये राइट वो कभी भी अवेल नहीं कर सकते आपकी नजर में? आ जाए ना, तकलीफ से उनको क्या परेशानी क्या है? अपने जहाज में टिकट लेंगे, आ जाए, टिकट वोट कास्ट कर दें। ये जरूरी है कि हम आपको वहाँ से इंटरनेट के जरिए करें, उस तरह करें, उसमें बेपरा कबाते हैं उसके अंदर, और उसमें राजदारी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है, इसके बाद हैक होने का खतरा है। दुनिया भर की रिपोर्टें इलेक्शन कमीशन ने मंगाई, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने रिपोर्टें मंगाई, उन्होंने कहा ये सिस्टम बैठ जाएगा, हैक हो जाएगा, सारा सबोताज हो जाएगा आपका इलेक्शन। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बाहर के मुल्कों से, अभी इमरान खान गवर्नमेंट ने बुलाया ना, उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने बाहर से आके बुलाए थे ना, तो उन्होंने कह दिया कि ये पाकिस्तान में नामुमकिन है। दुनिया में कहते नामुमकिन है, पाकिस्तान में नामुमकिन है, ये दुनिया में नामुमकिन है, तो आप कैसे ये फार्मूला लेके चल पड़े हैं?
उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये तो आगरा आपको ठीक है, आपको बड़ा शौक है वोट डालने का, पहले भी वोट डालते रहे, आ जाए पाकिस्तान में वोट आए वापस चले जाए। ठीक, इतना पैसा उनके पास है और टिकट खर्चा करें 2-2.5 लाख रुपए का, आके वापस चले जाए। ठीक है, आपका कहना है कि मतलब एक तरीक़ाकार है कि वो आए, वोट कास्ट करें और वापस चल जाएं। इसके अलावा जो है वो दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह का तरीक़ाकार नहीं है। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जितने भी सवालात हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ के हवाले से किए, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तखत दी है कि पाकिस्तान जो समुद्र पार पाकिस्तानियों को उनका हक़ दिलवाया जाए, कामयाब हो पाते हैं नहीं, या जैसे कि कुंवर दिलशाद साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे करेगी, सख्त सवालात उनसे किए जाएंगे। इस पर मजीद भी बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और बात हो रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक तरमीम को जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कुंवर दिलशाद साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे काफ़ी सख्त सवालात करेगी, लेकिन कानूनी मामलात क्या है, कानून इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अज़हर सदीक, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अज़हर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आप क्या समझते हैं जो गए हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तखत दी है, आप समझती हैं कि कप्तान समुद्र पार पाकिस्तानी को उनका हक दिलाने में कामयाब हो सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो समझता हूँ लग यही रहा है कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद इमरान खान ही हैं जो चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तान का जो आइनी और कानूनी हक, एक तो आईने पाकिस्तान के तहत आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहे बाहर बैठे हों को वोट के हक से महरूम नहीं कर सकते। फिर सेक्शन 94 इलेक्शन एक्ट 2017 में डाला गया, उससे कबल को 3 फैसले मौजूद हैं कि जहां उनके वोट को हर हालत में बहाल करना था, और तमाम हुकूमतें पिछली जितनी भी हैं वो तौहीन अदालत की मुर्तकिब होती चली आ रही हैं। अब इसके अलावा तो कोई रेमेडी नहीं थी और उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर दे दी। और ये मैं बताता चलूँ कि ये वाली जो तरमीम की है, लाहौर हाई कोर्ट में 3 आइनी दरखास्तें दायर की हुई हैं, एक मैंने दायर किया और उस पर काफ़ी चीज़ें आगे आ चुकी हैं। नादरा से डाटा मंगवाया है, इलेक्शन कमीशन पेश हो रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आ रहा है, गालबन को 2.5 अरब के करीब है इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के हवाले से चाहिए, तो वो पाबंद करने का कहा है, पैसे लेकर आए और ये राइट हर हालत में लेकर देना है। अब जहाँ तक इस मामले की बात है, जो तरमीम की है, यानी हमने तो एक हवा बना दिया है कि पार्लियामेंट जो कह दे, स्याह कर दे, सफ़ेद कर दे, वो सब ठीक है। ऐसा नहीं है। ये बदनीति भी बना पर ये जो लेजिस्लेशन की गई है, जो तरमीम की गई है, जो सब्स्टिट्यूट की गई है, कि उनका हक फिर लटका दिया है। कौन जीता है तेरी जुल्म के साए में? आप कितना तंग करना चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को? पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने थे, इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ है, कुछ नहीं किया अब तक। तो अब तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इसको कहीं लटकाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी डेफिनेटली स्टक इट डाउन और इसकी पुरानी पोजीशन पे लेके आएगी और उन्हें कहेगी लाएं। बल्कि मैं तो चाह रहा था कि ये ज़मीनी इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो है ना, जो ओवरसीज़ के इलेक्शन का वोट का हक मिल जाना चाहिए था। और कुछ हवाएं जैसे कुंवर दिलशाद साहब ने कहा कि जनाब पार्लियामान की तौहीन है। क्या पार्लियामान की तौहीन है? पार्लियामेंट में चंद लोग बैठे इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए जिस तरह इस गवर्नमेंट को नीचे फेंका गया और एक यानी अकलियत जो है वो अक्सरियत में आ गई और बैठकर अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया में इस तरह की इजाजत नहीं है। और जहां तक उनका इस्तीफा देने की बात है, गवर्नर दिलशाद साहब को होगा इस पे कोई एतराज़ात, लेकिन वो राइट उनका है, प्रिंसिपल स्टैंड उनका है। और वो कौन सी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर अपना इस वक्त बैठ के फ्रॉड हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ये वो पार्लियामान है जिसमें ड्यूल नेशनैलिटी किसी पार्लियामेंटेरियन की नहीं है। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि मुतादिद पार्लियामेंटेरियन दोहरी शहरियत के हामिल है, उन्होंने कहा फैसल वापडा के हवाले से फैसला आ गया था, कोई भी नहीं है इस हवाले से दोहरी शहरियत के हामिल, और दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा कानून नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वोट कास्ट कर सकती हैं। आपने कहा कि आपने भी दरख्वास्त दी है, आइनी और कानूनी उनका हक है। आइनी और कानूनी हक दिलवाने के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी तक जो है उनके हवाले से समुद्र पार पाकिस्तान
पाकिस्तानियों के हवाले से दोहरी पॉलिसी अपनाई जा रही है, क्योंकि उन्हें कहा जाता है सरमाया जो है वो भेजें मुल्क की मईशत को संभाला देने के हवाले से, लेकिन हम आपको वोट का हक नहीं देते। और कुंवर दिलशाद साहब कहते हैं कि उनके पास इतना सरमाया, वो पाकिस्तान में पैसे भेजती हैं, तो यहाँ पे आई अपना टिकट खर्चें, यहाँ पे आई वोट कास्ट करें, वापस चले जाए। बड़ा दुख और अफसोस होता है, बड़े सीजन्ड आदमी हैं, यानी क्या हम इतना हक भी नहीं उनको दे सकते कि वो बैठ के एक वोट डालने के लिए पाकिस्तान के अंदर है? पूरी दुनिया के कई ममालिक में ये राइट अवेलेबल है, इंटरनेट बैंकिंग है, आई वोटिंग अवेलेबल है आपके पास, आपका थंब इम्प्रेशन आपका आइडेंटिफाइबल है, तो आपको कैसे रोक सकते हैं? और ये कौन सा कोई मुश्किल काम है? आपका वोट पाकिस्तान में जिस हल्के में होगा, आपका वोट काउंट उसी हल्के के अंदर होगा, बैलेट पेपर आपके पास वही अवेलेबल होगा, और आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको चाहते हैं मुंतखब कर सकते हैं। यानी हम बैठ के चाह रहे हैं कि वो अपना वो काम छोड़ के, यानी वो एक दिन के लिए वोट डालने आना है, लंदन से आया तो कम से कम 15 दिन की छुट्टियां करके आएगा, 15 दिन की छुट्टियों का आप मुआवजा देंगे, या तो दे रहे उन्हें बुला लेते हैं, खर्चा हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त कर ले। अगर आप वाकई राइट देना चाहते हैं तो ये जो फिल्म सी ग्राउंड के ऊपर की बातों पे अच्छा नहीं लगता है, उनको हक दें। आपने अगर वो जालसाजी होती है, आपको तो जनरल इलेक्शन में जालसाजी होती है, उनकी क्या जालसाजी होनी है? सारा नेट के ऊपर अवेलेबल होना है, हर चीज़ आइडेंटिफाइबल है और बड़ा सीधा सा काम है, लेकिन ये जुल्म किया जा रहा है। जुल्म किया जा रहा है। आपने कहा एक दो अहम पॉइंट्स हैं जो कानूनी नुक्ते के हवाले से बड़े अहम है और कुछ सियासी मामलात के हवाले से भी बड़ी अहम है, बहुत ही अहम है। आप मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि मईशत की जब हम बात करती हैं तो मईशत के हवाले से भी बहुत सारे मामलात जो संजीदा बुनियादों पर देखे जाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को अगर संभाला देना है तो क्या सूरत हाल अभी चल रही है। डॉक्टर हसनैन जावेद माहिर मुआशियात मेरे साथ स्काइप पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अभी जैसे कि मैंने एडवोकेट अजहर सदीक साहब से बात की है, जो भी जमात इक़्तिदार में आती है डॉक्टर मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन बेचने और सरमायाकारी करने पर राग़िब जरूर करती है। उन्हीं की सरमायाकारी से मईशत मजबूत भी होती है, लेकिन वोट डालने के हवाले से दोहरी पॉलिसी अपनाई जाती है कि नहीं, वो वोट कास्ट नहीं कर सकते, मईशत को संभाला देने के लिए जरूर सरमायाकारी करते रहे। अच्छा, इसके ऊपर दो नजरियात हैं। मतलब मैं उन नजरियात के ऊपर नहीं जाना चाहता जहां पूरी बाकी दुनिया के ऊपर होता है, क्योंकि आप कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं और तकरीबन अमरीकी निज़ाम को फॉलो करते हैं, तो अमरीकी निज़ाम के मुताबिक आप दोहरी शहरियत रखते हैं और वहाँ पे भी इसी तरीके से इजाज़त दी जाती है, वो आपको जगह देते हैं, आप उनको जगह देते हैं। और मल्टीनेशनल्स के मुताबिक आप होस्ट और होम कंट्रीज़ का देखते हैं, तो आपको जहाँ पे भी लोएस्ट लेबर मिलती है वहाँ पे आप भेज देते हैं। और इसी तरीके से तकरीबन 6000 प्लस कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसके अंदर मैंगोज हो गई, लेवाइज हो गई, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई जो पाकिस्तान में काम करती हैं, और इसी तरीके से वहाँ पर जो है वो माल यहाँ से इंपोर्ट होकर एक्सपोर्ट पे जाता है। अगर मैं इसकी टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाऊँ तो चाइना तो इजाज़त नहीं देता। अब चाइना जो है वो इजाज़त बिल्कुल नहीं देता, वो इस तरीके से, क्योंकि उनके अपने लॉज हैं, अपनी नज़रियात हैं, अपना कम्युनिज्म है, और कम्युनिज्म से हटकर फिर वो सोशलिज्म और उसके बाद फिर वो मिक्स इकनॉमिक सिस्टम पर आते हैं। इस नज़रियाती बुनियादों से हटकर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की मईशत को जो संभाला ओवरसीज़ देते हैं वो किस तरीके से देते हैं कि 10 मिलियन तकरीबन आपके 1 करोड़ के करीब जो है वो ओवरसीज़ हैं। इसी तरीके से रेमिटेंसेस जो हैं वो तकरीबन $30 बिलियन के करीब आपको एनुअल वहाँ से आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि पिछले 10 सालों के अंदर 91% जो है वो तकरीबन आपके जो मर्चेंडाइजिंग ट्रेड्स हैं वो डेफिसिट में गई हैं आपकी इसकी फाइनेंशियल रेमिटेंसेस की वजह से। सो आपके 91% लोग जो हैं वो रेमिटेंसेस, मैक्सिमम रेमिटेंसेस आ रहे हैं। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आपने इस दफ़ा सुन लिए, तकरीबन $60 बिलियन के करीब, $60 मिलियन के करीब रिकॉर्ड रोशन डिजिटल के अंदर आए। रोशन डिजिटल अकाउंट हो या फॉर एग्जांपल कोई भी अकाउंट होना चाहिए था, ये स्टेट बैंक की तरफ से इनिशिएटिव था और इसको बहुत सराहा जाना चाहिए। अच्छा, अब रही बात कि रेमिटेंसेस किस तरीके से आ रहे हैं। रेमिटेंसेस ने बहुत मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको दिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट BEOE का स्टैट पेश कर देता हूँ। इस टाइम पे मैं कोई फाइनल गुफ्तगू ऐसे नहीं करने लगा और ना मैं कोई ऐसा कमेंट देने लगा हूँ या स्टेटमेंट देने लगा हूँ कि जिसकी मेरी ही स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि कहा जाता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके सामने इसको कहते हैं कि इज इकोनॉमी स्टूपिड, तो जो मईशत कहती है वो दुरुस्त होता है और मईशत का फैसला दुरुस्त होता है। इस वक्त पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आता है और आप देखें कि इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट BEOE जो है वो 2021 की रजिस्ट्रेशन के मुताबिक तकरीबन 3 लाख वर्कर जो है वो आपका 3 करोड़ के करीब ओवरसीज जो एम्प्लॉयमेंट है
वो रिप्रेजेंट करता है 27.6% इंक्रीज हुआ है ओवर द प्रीवियस ईयर, यानी 27.6, यानी यहाँ से लोग ड्रेनेज इतनी ज्यादा गई, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम पे जॉब की कितनी जगह है, आपकी मर्चेंडाइज नहीं हो रही, आपकी यहाँ पर देखा जाए, मैंने आपको कहा दो नजरियात हैं, दो नजरियात तब हुआ करते हैं, चाइना में ये पॉलिसीज तब बनाई गई थी ताकि यहाँ पर आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो, यहाँ से ज्यादा लोग जॉब में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मामलात करें, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, यहाँ से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी डेवलपमेंट हो। लेकिन के बेहतरीन डॉक्टर यहाँ से ब्रेन ड्रेन होकर चले जाते हैं, तो ये जब ब्रेन ड्रेन होकर चले जाते हैं, जो स्किल लेबर होते हैं वो आपके कतर, ओमान, अरब, सऊदी और इनके अंदर चली जाती है। लेकिन आप इसका जो रिजल्ट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म क्या होंगे, आपको रिसेंट टाइम के अंदर आपको ये पता है कि 4.5 लाख के करीब आपका जो है वो सऊदीया से जो है वो पाकिस्तानी निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे सऊद नेशनलाइजेशन थी। अब उसके अंदर अगर आप देखें कि 54% जो है वो तकरीबन सऊदी अरब से, इसी तरीके से ओमान में 13.4 और कतर से तकरीबन 13.2, इस तरीके से जो है वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस के हिसाब से आप देखें तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है, क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ पे तो प्रोडक्शन हो नहीं रही। तो नजरियाती तौर पर अगर देखा जाए तो दो साइड से पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों साइड पॉजिटिव्स हैं। और पॉजिटिव ये है कि एक तो ये है कि हम पूरी जिंदगी पाकिस्तान से स्किल लोग बनाते रहेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर बनाते रहेंगे, बड़े बड़े लोगों को बनाकर, और वो वहां पर भेजते रहेंगे, वो वहां पे उबर से कमाएं, मजदूरी करें, डॉक्टर बने, बड़े डॉक्टर बने और बड़ा बड़ा पैसा कमा के पाकिस्तान को भेजते चले जाए। दूसरा ये है कि हम यहाँ पे जैसे बाकी ममालिक ने जिन्होंने तरक्की की और तरक्की की मनाजिल तय की, जिसके अंदर आप चाइना सबसे बड़ी मिसाल लें, जो कहता है कि अगर आपने हमारी मुल्क से दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी ली तो आपको एक नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, ये नजरियात मैंने आपके सामने की, लेकिन अगर आप मुझे करंट सिचुएशन के मुताबिक आपके पास रिकॉर्ड जो है वो रेमिटेंसेस आ रहे हैं, अगर रेमिटेंसेस ही खाने और पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करनी तो वो अलग बात है। तो अगर लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे और मामलात के ऊपर देखने की जरूरत है। वोटिंग राइट्स और इलेक्शन गेम्स ये अलग काम है, लेकिन सबसे बड़ा राइट क्या है, यहाँ पे लोगों की जमीनों पर कब्जा हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं, उसके ऊपर रूल ऑफ लॉ नहीं, लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं, लोगों के घरों के ऊपर, लोगों के मामलात के अंदर लोगों की जायदादें महफूज नहीं, लोगों के घर महफूज नहीं, लोगों की FIR का मामलात आते हैं। ये सारे मामलात, उन चीजों को प्रोटेक्शन और उनकी होने चाहिए, लेकिन इसके वोटिंग राइट और ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। इस पॉलिटिकल एस्पेक्ट के लिए दो नजरियात मैंने आपको रखती हैं, या अगर आपने डेवलप्ड रहना है या अगर आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्री रहना है। तो रेमिटेंसेस आपको आ रहे हैं, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस के हिसाब से पाकिस्तान को ओवरसीज के हिसाब से बहुत पैसा आ रहा है, तो यहाँ से मजदूर बनाते जाएं और आला किस्म के जितने डॉक्टर हैं वो बना के दूसरी दुनिया में भेजते जाएं, आपको रिकॉर्ड रेमिटेंस। ये दो नजरियात आपने दिए, लेकिन इन दो नजरियात के साथ मैं राय लूंगी अजहर सदीक साहब की। अजहर सदीक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहब की, जो भी मुआशी दो नजरियात उन्होंने पेश किए। उन्होंने कहा अगर रेमिटेंस खाने पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करनी तो फिर ये उनका फैसला है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है, क्योंकि आपने कहा आपने भी दरख्वास्त दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी दरख्वास्त दिया, क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम गैर आईनी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के अंदर से आप क्यों नहीं समझते कि इस हवाले से लॉबिंग क्यों नहीं की, वहां मैदान क्यों खुला छोड़ा? एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब के पास हम दोबारा आएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी, आपने कहा है कि अगर तरक्की नहीं करनी तो ये सारे मामलात हैं, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो वहाँ से सरमाया भी भेज रहे हैं पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने के हवाले से। हमारी कल बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली नुसरत वाहिद साहबा, उन्होंने कहा है कि जो वहाँ से सरमाया आ रहा था, वहाँ से जो पैसा आ रहा था, उससे हम सब्सिडाइज चीज़ें दे रहे थे, सस्ती चीज़ें करके दे रहे थे पाकिस्तानियों को, और ये सहूलियत दी जा रही थी, तभी महंगाई की रेशो इस वाले से इस तरह से नहीं हुई थी जो अभी जो मौजूदा मखलूत हुकूमत के आने के बाद से एकदम से बढ़ी है। देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो तीसरी दुनिया, या अभी तो मैं इसको आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको मैं चौथी दुनिया कहता हूँ, हम चौथी दुनिया के लोग हो गए। अच्छा, इस मामले में आप देखें कि अगले कुछ अरसे के अंदर आपकी जो आबादी है वो कितनी है, 23 करोड़ है। ये 30 करोड़ के मेरे लगभग स्टेटिस्टिकल अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 करोड़ हो चुके। अब इस 30 करोड़ के अंदर सारी गेम जो है वो टोटल वोट्स कितने डलते हैं, 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़, हद आप लगा लें तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा वोट नहीं डलता। ठीक, अब 30 करोड़ में से अगर आप जो है वो तकरीबन 1 करोड़ की गेम है, अब 1 करोड़ जो ओवरसीज है वो तकरीबन आप उसको ऐड कर लें। अब 1 करोड़ के अंदर जो है वो वोटिंग राइट्स अगर आप देते हैं तो सीधा सीधा इमरान खान 2/3 मेजोरिटी के साथ जाते हैं।
अब 2/3 मेजोरिटी से जो है वो तो आप ले लें, आप वो राइट आप बेशक दे दें, लेकिन जब इस टाइम पर आगे कुछ अरसे के अंदर जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, आप इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, तो ये फिर ये गेम बन जाएगी सिर्फ और सिर्फ वोटिंग की। अब वोटिंग की गेम से अगर इलेक्टोरल प्रोसेस और इलेक्टोरल गेम से निकलते हैं तो हमने देखना है स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर तौर पर बेहतरीन डॉक्टर, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं तो आपने कोई किसी भी मतलब न्यूरोसर्जन, आपने हार्ट सर्जन और बेस्ट सर्जरीज आपकी जो है वो न्यूरॉन्स की काफी सारी बीमारियां हैं, ब्लड की ऐसे ऐसे बीमारियां जिसका आपके पास इलाज नहीं, तो कैंसर की बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियां जिसका पाकिस्तान में इलाज नहीं, तो मुझे ये बताएं एक सादा इलाज पाकिस्तान में मुयस्सर नहीं है। सो वो अभी चाइना के अंदर भी उस लेवल की तरक्की नहीं हुई मेडिकल रिसर्च के अंदर, मेडिकल मामलात के अंदर, जो कि अमेरिका के अंदर। सो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ब्रेन ड्रेन के ऊपर पाबंदी लगाई, यानी कि आप लोगों ने पढ़कर फौरी तौर पर वापस यानी अपने होस्ट कंट्री यानी चाइना या अपने मुल्क को रिपोर्ट करना है और वहां के काम करें, वहां की तरक्की में आप कारसाज बने, वहां की स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को चलाएं, वहां की इंडस्ट्री को चलाएं। हमें बेशुमार इंडस्ट्री में, हमारी सर्विसेज में, खास तौर पे एजुकेशन और हेल्थ के अंदर हमारे पास रह जाता है कचरा। मैक्सिमम आदमी तो चला जाता है, हार्वर्ड में पढ़ा रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है, पाकिस्तान में कौन रह गया? इसकी क्या वजह आप समझती हैं? आप इसकी क्या वजह समझती हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि हमने अगर सर्वे भी किया जाए तो अगर हर 10 में से जो है 9 के करीब जो लोग होंगे, 8 या 9 के करीब, हमने ये सर्वे किया भी था, वो यही ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि हम बाहर के मुल्क चले जाएं, चाहे वो कमाई के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश यही है कि हम यहाँ से बाहर चले जाएं, वहाँ जाके अर्निंग करें, वहाँ जाके पैसा कमाएं। तो इसकी क्या वजह है? अभी तो हम खैर वैसे ओवरसीज हवालों पाकिस्तान के हवाले से जो बात करें, लेकिन हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश बाहर जाने की है। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसमें आपका ये सर्वे करने की भी जरूरत नहीं, आप इसी तरीके से सिर्फ सड़क पर खड़े हो जाएं और आप सिर्फ पूछ जाएं बाहर कौन कौन जाना चाहता है, और उससे दूसरी दफा ये सवाल करें कि अमेरिका कौन कौन जाना चाहता है। किसी की घर में मौत भी हो रही होगी और बहुत अजीज रिश्तेदार की मौत भी हो रही होगी, और दूसरी जगह आप इसको अमेरिका का वीजा दे देंगे, वो अमेरिका का वीजा ले लेगा। तो ये कुछ रियलिटीज हैं, ये आप लोग मान लें कि ये पाकिस्तान जो है वो तेजी से, ना यहाँ पे लोग पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे ना मरना चाहते हैं, और वो रहना जो है वो अमेरिका में चाहते हैं, वसाइल अपने अमेरिका में रखना चाहते हैं, घूमना है वो इटली में चाहते हैं, मरना वो मदीना में चाहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वो पाकिस्तानियत की कमी है। तो आप जब नेशनैलिटी को माइनस कर देते हैं, अगर वो वतनियत नहीं है, नेशनैलिटी नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, फिर आप जो है वो आप वोटिंग राइट्स भी दे दें। तो उनको अगर किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत होती तो पाकिस्तान से जाता क्यों? तो पाकिस्तान से ऑफकोर्स मोहब्बत नहीं है और वहां पर जाके पाकिस्तान को डेवलप नहीं करना चाहते, वो वहां जाके ऊपर चलाते हैं। तो मैक्सिमम सर्वे जरा जाकर देखिए, सबकी सब इंडस्ट्री तो बाहर लोगों की लग गई, इंडस्ट्रियां तो लगती नहीं, मैक्सिमम आपका मजदूर है। आपका सऊदी अरब ने जब 450 लोगों को जब उठा के बाहर फेंका था तो किसी ने भी ये नहीं सोचा कि आपने अपने मुल्क में तरक्की क्यों नहीं की। वापडा के सारे जो है वो एसडीओज और जितने लोग थे वो वापस चले गए। तो सिंपल सादा बात यह है कि वोटिंग राइट्स आप दे दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान से जिसने जाना है उसने जाना ही जाना है, और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जो है वो एंजॉयमेंट के लिए, अच्छे मौसम में, अच्छे वेदर के लिए, और यानी ठंडे मीठे मौसम के अंदर एंजॉयमेंट करने के लिए आप टीवी चला, पार्टी जीत रही है, हाँ ये आदमी ठीक कह रहा है, तकरीर देखो कितनी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर जिसको भूख लगी हुई है, यहाँ पर आप ब्रांडेड रोड चले जाएं, इससे आगे चले जाएं, वहां पे सिर्फ 2 नान के ऊपर थोड़ा सा शोरबा जो पाए का होता है वो लेने के लिए तकरीबन 800 की लंबी लाइन लगती है। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द हार्श रियलिटी, यू मस्ट नो। तो ओवरसीज में जो है पाकिस्तान से कोई जो छोड़ता है वो कोई भी पाकिस्तान से खुशी से इसलिए नहीं रहना चाहता, पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है, पाकिस्तान को कोई बनाना भी नहीं चाहता, जो ज्यादा पैसा कमाना चाहता है वो पाकिस्तान से जाना चाहता है। तो वो सादा सा हल है। अगर आप फिर वोटिंग राइट्स मांगते हैं, जी बिल्कुल उनको दे दीजिए, और वोटिंग राइट्स भी दीजिए, सारी चीजें भी दीजिए, फिर उनके हकूक की भी तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, वो क्यों, और उनको प्रायोरिटी भी दीजिए, सुपर कैटेगरी पासपोर्ट कर दीजिए, और उनके, लेकिन बाकी जो चीजें, जो गरीब लोग हैं, मतलब मैक्सिमम 90% अगर आप गरीब देखें, वो बेचारे 5 मरले का घर पूरी जिंदगी के लिए बना के जाना तो मजबूरी से जाते हैं ना, तो वो मजबूरी से जाते हैं, तो उनका नीचे प्लॉट भी कब्जा हो जाता है, बाकी मामला होते हैं। तो मुझे ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि लीगल स्ट्रक्चर वाले जो हैं, वो जो लीगल राइट्स वाले, वो ओवरसीज के तमाम गरीब वो मुतवस्सित लोगों के राइट्स के ऊपर काम क्यों नहीं करते, और वहां के जो एलीट है जो इस वक्त सेटल हो चुकी है 14 साल से,
जिनके पैसे पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 80 लाख 90 लाख के करीब आ रही हैं इनकम, तो उनको क्यों आना है पाकिस्तान? वो तो वहां से बाहर बैठ करके वो सिर्फ देखते हैं कौन सी पार्टी जीत रही है, वो तो सिर्फ चस्का लेते हैं। तो वो जो सियासी चस्का है वो तो टीवी पे बैठ के बेहतरीन पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त बेहतरीन मीडियम बन चुका है। आपको लोगों ने स्टार प्लस देखना बंद कर दिया और सिर्फ हम ये देखते हैं। तो मईशत तौर पे और माशी तौर पर अगर रेमिटेंसेस के ऊपर देखना है, जो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं, हमें देखना चाहिए कि हमें रोशन डिजिटल एक्सीलेंट बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, लीगल राइट्स देखने चाहिए, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ देखना चाहिए, ओवरसीज के मामलात देखने चाहिए, नाइकॉब को देखना चाहिए, फॉरेन ऑफिस को उनके बेहतरीन मामलात को देखना चाहिए, वहां पे स्किल लेबर का कोई इशू हो जाता है वो देखने चाहिए, वहां पे लोग जेलों के अंदर होते हैं तो उनको निकलवाना चाहिए। हमारे मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहता, लेकिन उनको ये कुछ भी पता नहीं होता कि पाकिस्तानियों के मसाइल हैं। तो जब पाकिस्तानियों के किसी भी मसाइल की तरफ नहीं है, वो जेलों में सड़ रहे हैं, जो मर्जी मामलात हैं, किराए ज्यादा उनसे लिए जा रहे हैं, टैक्सी पे उनको लूटा जा रहा है, या बाकी मामलात होते हैं, उन मामलात को सर्व करें। आप लीगल राइट्स बनाएं, लीगल सेल्स बनाएं, एम्बेसी के अंदर लीगल सेल्स को बनाएं। तो इसी तरीके से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, फिर उनको तरीका बताएं कि उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में आकर किस जगह के ऊपर ओवरसीज के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने उनको जगह बताई है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके ऊपर डेवलपमेंटल बैंक्स में बताया कि कहाँ से कर्जा जात लेकर वो बढ़ा सकते हैं। इनको ये पता है, इन्होंने ये रिसर्च की है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त कितने इलीगल लोग हैं जो कि वहां पे मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो हैं, वो जिनके लोग बाहर होते हैं, वो समझते हैं कि ये करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहा है, जबकि वो सारा दिन मजदूरी करते हैं। बड़े अहम पॉइंट्स, सारा दिन मजदूरी सिर्फ इसके करते हैं जी। बड़े अहम पॉइंट्स डॉक्टर साहब आपने बताए हैं, और ये अहम पॉइंट्स सिर्फ हमारे प्रोग्राम में आवाम के लिए जानने के लिए नहीं है, बल्कि हुकूमत वक्त के लिए भी जानने के लिए हैं, अपोजिशन के लिए भी जानने के लिए हैं कि ओवरसीज़ के हवाले से उन्होंने क्या पैरामीटर सेट किए हैं, ओवरसीज़ के लिए भी जानने के लिए हैं कि उनकी तरजीहात क्या है। जिस तरीके से आपने कहा कि वो बाहर जाना चाहते हैं और उनका यही ख्वाहिश है कि उनका आखिरी वक्त मदीना में गुजरे, कि उनकी तरजीहात क्या है, प्रायोरिटी अगर पाकिस्तान है तो फिर पाकिस्तान में रहना क्यों नहीं है, और अगर पाकिस्तान में रहना है तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटेट करना क्यों नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स और ये सारी बातें मेरी कोशिश होगी कि मैं एक अलग से डिटेल्ड प्रोग्राम आपके साथ करूं। ये फैक्ट्स एंड फिगर जो पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर मजीद भी डिबेट की जाए, पता लगाया जाए कि मईशत में कहाँ पे फ्लॉ मौजूद है। क्या हमारे पास मईशत के ब्रेन्स मौजूद नहीं है मुआशी तौर पर पाकिस्तान को इस्तेकाम दिलाने के लिए, IMF के सामने घुटने टेकने के लिए। और हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से ये महंगाई की शरह जो बढ़ती जा रही है, और फिर कहा जाता है कि पिछली हुकूमत पे, हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पे मलबा डालते थे। डॉक्टर साहब, ये तमाम पॉइंट्स पे बड़ी डिटेल गुफ्तगू मैं आपसे भी करना चाहूँगी। अभी प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया और कानूनी राय हमने जानी, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या मामलात हैं वो भी हमने जाने। माहिर माशा डॉक्टर हसनैन जावेद हमारे साथ स्काइप पे मौजूद थे, उन्होंने बहुत अहम पॉइंट और वैलिड पॉइंट रेज किया। हम इसे अगले प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे कि हमारे लोगों की, हमारे अवाम की, हमारे ओवरसीज की और हमारी गवर्नमेंट की तरजीहात आखिर क्या है। सबसे पहले अपनी तरजीहात को सेट करना होगा, सेटल करना होगा, माइंडसेट को देखना होगा कि किस तरीके से हम अगर पाकिस्तानी कहलाते हैं, अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो हमारी तरजीहात बिल आखिर हैं क्या। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपनी मेजबान रमशोदी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।